हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना अर्जुन प्रताप सिंह राणा और आप सबका स्वागत करता हूं कक्षा 10वीं के इस हिंदी लोक भर्ती की वीडियो में। इस पाठ का नाम है ठेस। ठेस यानी मन को चोट लगना, दुखी महसूस करना। किसको दुख पहुंचा, किसके मन को ठेस लगा, इस बारे में बताएंगे हमारे रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु जी। आगे बढ़ने से पहले इन अनुदेशों का पालन कीजिए ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। फणीश्वर नाथ रेणु जी का यहाँ मैं आपको परिचय दे दूं बच्चों। फणीश्वर नाथ रेणु, ये देखिए यहाँ पे उनकी तस्वीर है। 4 मार्च 1921 में अब इनका जन्म हुआ था और 11 अप्रैल 1977 को इनका निधन हुआ। हिंदी भाषा के साहित्यकार, इनके पहले उपन्यास मैला आंचल के लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुत बड़ी बात बच्चों, ऐसा पहले किसी भी लेखक के साथ नहीं हुआ था कि पहले ही उपन्यास में इतने छा गए कि उन्हें पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया। इनका जन्म बिहार के अररिया जिले में फॉरबिसगंज के पास औराही हिंगना गांव में हुआ था, जो तब पूर्णिया के अंतर्गत आता था, इसलिए यहाँ पूर्णिया बिहार लिखा हुआ है, वैसे बिहार में। उनकी शिक्षा भारत और नेपाल में हुई। इंटरमीडिएट के बाद वे स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। 1942 के आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया। बाद में 1950 में उन्होंने नेपाली क्रांतिकारी आंदोलन में भी हिस्सा लिया। इनकी लेखन शैली वर्णनात्मक थी। इनका लेखन प्रेमचंद की सामाजिक यथार्थवादी परंपरा को आगे बढ़ाता है, यानी रियलिस्टिक स्टोरी। उनकी साहित्यिक कृतियां हैं बच्चों। उपन्यास है मैला आंचल, परती परिकथा, जुलूस, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड। और इनके कहानी संग्रह है एक आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अग्निखोर, अच्छे आदमी। तीसरी कसम, इस कहानी पर इसी नाम से एक प्रसिद्ध फिल्म भी बन चुकी है, फणीश्वर नाथ रेणु की इस कहानी पर। तो आगे बढ़ते बच्चों, यहाँ जो कहानी दी जा रही है ठेस, वो एक आंचलिक कहानी है। आंचलिक कहानी क्या होता है बच्चों? आंचलिक कहानी जो है वो आम कहानी से विशिष्ट होती है। खास लक्षण उसे अन्य कहानियों से अलग बनाते हैं। आंचलिक कहानी के कथानक का मुख्य आधार क्या है? अंचल विशेष, यानी किसी जोन की, किसी प्रांत की विशेष की घटनाएं एवं जनजीवन। आंचलिक कहानी का दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण है लोक संस्कृति का सजीव चित्रण। उस कहानी में वेशभूषा, रीति रिवाज, रहन सहन, आदर्श, विश्वास, भौगोलिक मान्यताएं आदि लोक संस्कृति के पहलू वास्तविक रूप में चित्रित किए जाते हैं। तो यहाँ भी आंचलिक कहानी बिहार के ग्रामीण जीवन पर आधारित है। इस कहानी के माध्यम से कथाकार ने ग्रामीण जीवन, सामाजिक संबंध, कारीगरी, कारीगरों के स्वाभिमान आदि को बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रित किया है। तो आगे बढ़ते हैं। ठेस, फणीश्वर नाथ रेणु। छोटे से रूप में बता दो बच्चों कि कलाकार, कारीगर किसी भी धर्म, जाति और वर्ग का हो, उसे अपनी कला पर अभिमान होता है। वह स्वाभिमान के मूल्य को समझता है और उसकी रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। जाति या धर्म के नाम पर जब उसके स्वाभिमान पर आघात होता है तो वो उसे बर्दाश्त नहीं करता। सिरचंद भी एक ऐसा ही इस कहानी का मुख्य पात्र, कलाकार या कारीगर है, जो बहुत ही बढ़िया तरीके से बांस की तीलियों या फिर पटेर की पाटी बनाता है, मूंज की रस्सियों से, सरकंडों से नई नई चीज़ें बनाता है। क्या क्या वो इस पाठ में आपको बताया जाएगा। लेकिन उसकी कुछ विशेषताएं हैं, कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ हैं, बट सबसे महत्वपूर्ण है स्वाभिमान। अपने स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करता। कैसे? बढ़ते हैं। ठेस, फणीश्वर नाथ रेणु। खेतीबाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। जब भी खेतीबाड़ी होती है तो गांव के जो किसान हैं वो सिरचन की गिनती नहीं करते। क्यों? लोग उसे बेकार ही नहीं, बेगार समझते हैं। बेगार मतलब बिना मजदूरी के जबरदस्ती जिसे काम लिया जाता है। इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं जाता बुलाने सिरचन को। क्या होगा उसको बुलाकर? दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे, तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई देगा। पगडंडी पर, यहाँ देखिए पिक्चर में दिख रहा है बच्चों, पर पगडंडी, खेतों के बीच से बना जो रास्ता, पगडंडी पर तौल तौल कर पांव रखता हुआ धीरे धीरे। मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। कहने का तात्पर्य बच्चों की खेती के काम से जुड़ा हुआ नहीं है सिरचन, उसे उसकी कारीगरी तो कुछ और है। इसलिए जब खेती के काम में बुलाया जाता है तो आराम से आता है। करना नहीं करना उसे पसंद नहीं है, इसलिए वो नहीं आता। उसका काम तो कुछ और है। क्या है देखिए। आज सिरचन को
मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई। मुफ्तखोर, कामचोर, चटोर। चटोर का अर्थ क्या होता है बच्चों? ऐसा व्यक्ति जो स्वाद का लालची होता है, जिसे खाने पीने की बहुत इच्छा होती है। एक समय था जब उसकी मड़ैया के पास बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। ये सिरचन और सिरचन की मड़ैया, मड़ैया मतलब झोपड़ी। तो मड़ैया के पास बाबू लोग, मतलब बड़े बड़े बाबू लोग आते थे। क्यों? उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। क्यों भाई? अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में कारीगरी रह गई है। सारे इलाके में एक दिन का समय निकाल कर चलो, बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से, सिरचन से एक चौड़ा चिक बनाकर भेज दो। अभी चिक का अर्थ क्या होता है बच्चों? बांस की तीलियों का बना हुआ पर्दा है। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये हाथों से बनाया जाता है बच्चों। बड़ी कारीगरी चाहिए इसको बनाने में, और ऐसी कारीगरी किसको आती है? सिरचन को। और इसलिए बड़े बड़े बाबू भी आके इसकी दरवाजे पे खुशामद करते थे पहले, अब नहीं। क्यों? क्योंकि अब ये काम धीरे धीरे बंद हो रहा है। अभी सारी चीज़ें फैक्ट्रियों में, कंपनियों में बनाई जाती हैं, तो ऐसे कारीगरों के कामों पर चोट पड़ी है, उनका नुकसान हो गया है। अब उनके पास खेती बाड़ी करने के अलावा कोई चारा नहीं, और खेती बाड़ी का काम इसे पसंद नहीं है रेणु अपना सिरचन जी को, इसलिए वो खेती बाड़ी काम में जल्दी जाता नहीं है। खैर, मुझे याद है मेरी माँ यानी लेखक की माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती तो मैं पहले ही पूछ लेता भोग क्या क्या लगेगा। क्योंकि लेखक ये जानता था, लेखक जब थोड़ा बच्चा था तो लेखक ये जानता था कि सिरचन को अच्छी चीज़ें खिलाओ, उसे पैसों की आवश्यकता नहीं, वो मजदूरी नहीं लेता, पर उसे चीज़ें अच्छी खिलाओ और वो आपका काम करता है, यानी भोजन के बदले में आपका काम करके देता है। इसलिए पहले ही पूछता मैं। माँ हंस कर कहती, जा जा, बेचारा मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। अब लेखक की माँ सिरचन को बहुत मानती है, और सिरचन भी लेखक के परिवार को, लेखक की माँ को बहुत मानते हैं। इसीलिए सिरचन जब भी लेखक की माँ बुलाती हैं तुरंत दौड़े चले जाते हैं। सिरचन को पता है कि वहाँ मुझे भूखा नहीं रखा जाएगा, खाना भी अच्छा मिलेगा, यानी लेखक और उसकी माँ पर उनको पूरा भरोसा है सिरचन को। इसलिए माँ कहती है कि मेरे मामले में ऐसी बात नहीं उठाता। तब तक लेखक हमें एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं कि सिरचन कैसा है। पड़ोसी गांव के पंचानन चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिरचन ने। बेपानी यानी बेइज्जत। पंचानन चौधरी के लड़के ने क्यों? क्या कहा था सिरचन ने? तुम्हारी भाभी नाखून से खाट कर तरकारी परोसती है। तरकारी नहीं, सब्जी, यानी जो अंत में बच जाता ना बच्चों, तो वो बता रहा, देखो सिरचन जो है एक मामूली आदमी है, लेकिन स्वाभिमान का पक्का है। कोई उसके साथ गलत करे तो वो बिंदास कहता है, डरता नहीं है। तो वो कहता है पंचानन चौधरी के लड़के को कि तुम्हारी भाभी जो है ना, नाखून से निकाल के खुरच कर जो है सब्जी देती है, और इमली का रस डालकर कढ़ी तो हम मामूली लोगों की घरवालियाँ बनाती है। हम छोटे लोगों की घरवाली, हम महंगे दही नहीं, दही का कढ़ी बनता है बच्चों, इमली की कढ़ी भी बनती है। दही महंगा आता है, दही का कढ़ी बनाना महंगा है। तो क्या करते हैं पंचानन चौधरी के लड़के या पंचानन चौधरी की लड़के की भाभी क्या करती है, वो जो है इमली की कढ़ी, मामूली कढ़ी बना के उसको खिलाती है, और बदले में उनसे अपना बड़ा बड़ा काम लिवा ले जाती है। सिरचन इस बात को समझता है, इसलिए सीधे कहता है तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाना सीखी है, इस तरह से ताना मारता है। तो ये है सिरचन, जो किसी से डरता नहीं है, क्योंकि उसे अपने काम पर गर्व है, मान है, अभिमान है, स्वाभिमान है। इसलिए सिरचन को बुलाने के लिए पहले मैं माँ से पूछ लेता हूँ, ताकि सिरचन हमारे मामले में ऐसा ना करे। हालांकि सिरचन ने कभी किया नहीं है। सिरचन को देखते ही माँ हुलस कर कहती, आओ सिरचन, आज नैनू मथ रही थी तो तुम्हारी याद आई। नैनू मथ रही थी मतलब क्या होता है? दूध या दही को मथाने से बिलोना। तो नैनू मथ रही थी तो तुम्हारी याद आई। घी की खखोरन के साथ, यानी मलाई, जो मलाई निकलती है साइड में से, तो खखोरन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना, ऐसे। और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, उनकी ननद रूठी हुई है मोती की शीतल पार्टी के लिए। अब मोती क्या है बच्चों? मोती एक प्रकार की घास होती है, एक घास जिससे औषधि भी बनाई जाती है, दवाई भी बनाई जाती है। अब मोती की शीतल पार्टी चटाई, तो उस घास की चटाई चाहिए बड़ी बेटी ने। तो इस तरह से वो विनती करती सिरचन से कि तुम्हारे लिए घी का खकोरन है, चूड़ा जो तुमको पसंद है, लेकिन हमारा एक काम भी कर दो। सिरचन अपनी पनियाई जीभ को संभाल कर हंसता, घी की सौंधी सुगंध सूंघ कर ही आ रहा हूँ काकी, नहीं तो शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की छुट्टी काम मिलती है। वो भी प्यार से इजहार करते हैं कि आपकी यहाँ खुशबू आई तभी मैं आया हूँ, नहीं तो शादी ब्याह का माहौल है। तो ये है सिरचन। सिरचन के व्यक्तित्व के बारे में अब लेखक यहाँ कहते हैं आगे कि सिरचन जाति का कारीगर है। मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा है।
एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर। पटेर क्या होता है बच्चों? पटेर की पार्टी क्या होती है? तालाबों में उगने वाले सरकंडे की जाति के पौधे के पत्तों से बनी हुई चटाई, तो पटेर की पार्टी। तो एक एक मोती, घास और पटेर सरकंडे का जो जाति का जो पौधा है उसके हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता है। ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं। फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। कितनी बारीकी से, चित्र में देखिए बच्चों, कितनी बारीकी से काम करना पड़ता है। ये कोई मशीन से नहीं, हाथ से हो रहा है। कितनी मेहनत लगती होगी उसमें। तो ऐसा है शेरचंद। काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी कि गेहुअन सांप की तरह फुफकार उठता है। मतलब काम में बिल्कुल भी डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। जैसे हम पढ़ते हैं, पढ़ने में एकाग्रता तभी आती है जब कोई हमें डिस्टर्ब ना करे, है ना। उसी तरह से ये भी काम कर रहे हैं, कोई इसे डिस्टर्ब ना करे। अगर कह दिया किसी ने, कुछ डिस्टर्ब कर दिया, तो गेहुअन सांप की तरह फुफकारेगा। और क्या कहेगा? फिर किसी दूसरे से काम करवा लीजिए, शेरचंद मुंह जोर है, काम चोर नहीं। मतलब मुंह जोर का अर्थ होता है मुंह फट, मतलब कुछ भी बोल देता है, लेकिन काम चोर तो बिल्कुल नहीं है। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर है शेरचंद। बिना मजदूर, पैसे नहीं लेता है, बस पेट भर के खाना खिला दो। और इतनी मेहनत से, इतना जितना कठिन श्रम लगता है जिसको बनाने में, शीतल पार्टी या चाहे जो भी चीज़ें हैं अभी आगे पता चलेंगी उनको बनाने में, लेकिन क्या चाहिए? खाना। और लोग क्या करते हैं? ढंग से खाना भी नहीं खिलाते हैं। दही की गड़ी नहीं, इमली की गड़ी पिलाते हैं पैसे बचाने के लिए। दूध में कोई मिठाई न मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाला वह नहीं बर्दाश्त कर सकता। मुंह जोर है ना, इसलिए बात के साथ भी उसके, मतलब बातों में भी उसके साथ मत खेलिए, उसे बुरा भला मत कहिए। स्वाभिमानी आदमी है, बर्दाश्त नहीं करता। शेरचंद को लोग चटोर भी कहते हैं। वही चटोर जो लालची है, मतलब खाने का लालची है, मुंह में पानी आ जाता है चीजों को देखकर। तली बघारी हुई तरकारी, तली हुई तरकारी, सब्जी, दही की कढ़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो, तब शेरचंद को बुलाओ। दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। ये उसकी कमजोरी है, खाना पीना। बिंदास, वो जहां उसको बुलाओ, खाना पीने के नाम पे बुलाओ, काम करवा लो, कर लेगा। लेकिन खाना पीना भी ना दो, उसको उल्टा सीधा भी बोलो, काम भी करवाओ, तो ऐसा तो शेरचंद नहीं है। मतलब ऐसा तो उसका स्वाभिमान नहीं है कि वो किसी के सामने झुक जाए। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई गायब। काम अधूरा रखकर उठ खड़ा होगा और क्या कहेगा? आज तो अब अध कपाली दर्द से टंटना आ रहा है, माथा टंटना आ रहा है, यानी आधे सिर में होने वाला दर्द। मतलब बहाना मार रहा है वो। थोड़ा सा रह गया, किसी दिन आके पूरा कर दूंगा। किसी दिन माने? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने खिलाने में उसके साथ काम चोरी की ना, तो अब वो काम भी नहीं करेगा, काम भी छोड़ देगा। ऐसा कारीगर है शेरचंद। जैसा तुम करोगे वैसा वो तुमको बदले में करेगा। मोती घास, अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पे पता चलता है सब उसकी कारीगरी का नमूना देखिए। मोती घास और पटेल की रंगीन शीतल पाटी ने चटाई, बांस की तीलियों की झिलमिलाती चिक यानी पर्दा, जो बांस की तीलियों पर्दा, सतरंगे डोर के मोढ़े, मोढ़े यहाँ सबसे नीचे आएगा, देखिए ये रहा। और उसके बाद हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी, जो दाईं तरफ कोने में हमने दिया है। इसी तरह के बहुत से काम जिन्हें शेरचंद के अलावा गाँव का और कोई नहीं जानता। अब देखिए, इसलिए शेरचंद की इतनी पूछताछ थे, लोग खुशामद करते थे शेरचंद की, उसको बुलाते थे ऐसे अपने यहाँ पे। ये सारी चीजें बच्चों बड़ी कारीगरी चाहिए, एक एक तीलियों को संभाल कर चीजें बनाना। ये दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं लोग। अब इसकी परंपरा खत्म होती जा रही है बच्चों। पुराने ज़माने में लोग बहुत इस्तेमाल करते थे, अब नई फैंसी चीज़ें आ रही है, कपड़ों के पर्दे आ रहे हैं, प्लास्टिक के चटाइयाँ आ रही हैं, चीज़ें बदल रही हैं, ज़माना बदल रहा है, तो इनका काम भी अब बेकाम हो गया है। बेकाम का काम, जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक आध पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा करो, वो भी कुछ नहीं बोलेगा। शेरचंद भी जानता है अब कि मेरे काम की इतनी अहमियत नहीं रह गई है, लेकिन फिर भी स्वाभिमानी तो है, कुछ भी नहीं बोलेगा, ऐसी बात नहीं, कुछ भी नहीं बोलेगा, ऐसी बात नहीं। शेरचंद को बुलाने वाले जानते हैं शेरचंद बात करने में भी कारीगर है। हाँ, महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी शेरचंद की बात सुनकर तिलमिला उठी। हाँ, शेरचंद कोई बात बोली तो तुम गुस्से में बोली, ठहरो मैं माँ से जाकर कहती हूँ इतनी बड़ी बात। अब शेरचंद तो शेरचंद है, वो क्या सुनने वाला है। उसने भी जवाब दिया, बड़ी बात ही है बिटिया, बड़े लोगों की बात ही बड़ी होती है। नहीं तो 2-3 पटेर की पार्टियां, सोचिए वो चटाई, पटेर की चटाई बनाने का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाएगा भला? देखा बिंदास, खेसारी का सत्तू खिलाने के बदले 2-3 पटेर की पार्टियों का काम लेती है। कौन? ये तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबनू।
तुम्हारी माँ ऐसा काम करती है। यही बात जब सिरचन ने बोली थी तो लड़की जो है भड़क गई, लेकिन सिरचन कोई गलत बात नहीं की थी। खेसारी का सत्तू मतलब भुनी हुई दाल का आटा, भुने हुए जौ और चने को पीस कर बनाया हुआ व्यंजन। तो बस इतने से सत्तू में इतना सारा काम करवा लो, ये तुम्हारी काम ही कर सकती, तुम्हारी माँ ही कर सकती है बाबूनी। इस बार मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी। मानू के दूल्हे ने, तो लेखक की छोटी बहन है मानू, उसके दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को लिखकर चेतावनी दे दी है। मतलब मजाक में बड़ी भाभी को पत्र लिखा है कि मानू के साथ मिठाई की पतीली ना आए, कोई बात नहीं। 3 जोड़ी फैशनेबल चिक यानी पर्दा और पटेल की 2 शीतल पाटी चटाइयाँ जरूर है। उस समय की परंपरा थी बच्चों कि जब पहली बार बहू अपनी ससुराल जाती थी तो साथ में मिठाई का डब्बा ले जाती थी। तो पति ने पत्र भेजा है कि भले ही मिठाई ना है लेकिन 3 फैशनेबल जोड़ी की चिक और पटेल की शीतल पाटी जरूर है, क्योंकि वो जानते हैं कि इस गांव में, यहाँ सिरचन जैसे लोग रहते हैं, इस गांव में सारी चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं। तो भाभी ने भी हंसकर कहा है बैरंग वापस, मतलब पत्र पढ़ते पढ़ते कहते कि अगर सब चीज़ नहीं मिली तो मानू को वापस भेज देंगे। एक मजाक वाली बात है। इसलिए 1 सप्ताह पहले ही सिरचन को बुलाकर काम पे तैनात करवा दिया। अब मानू जाने वाली है, उसका 1 हफ्ता पहले ही माँ ने बुला दिया है। देखो सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते रह जाएं। तो लेखक की माँ ने खिलाने पिलाना जो साधारण है, खिलाना पिलाना तो साधारण है, इस बार लेखक की माँ ने यह भी कहा है कि तुमको मोहर छाप वाली धोती देंगे, लेकिन काम ऐसा करो कि जब मानू अपने ससुराल जाए तो देखने वाले देखते रह जाए। अब सिरचन चूंकि इस परिवार को मानता है, लेखक को, लेखक की माँ को बहुत मानता है, मानू को भी मानता है, बाद में पता चलेगा हमको अंत में, तो वो काम पर लग जाता है। लेकिन क्या काम पूरा होता है या यहाँ पे भी मुंहजोरी हो जाती है? क्या सिरचन यहाँ कोई गड़बड़ कर देता है? क्या सिरचन, ऐसा क्या होता है कि सिरचन के स्वाभिमान को ठेस लगती है कि पाठ का नाम ठेस पड़ जाता है? अब फणीश्वर नाथ रेणु हमको इस बारे में जानकारी देंगे, लेकिन अगले भाग में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। अभी के लिए हम यहीं रुकते हैं, मिलते हैं अगली कक्षा में सिरचन के अधूरी कहानी को पूरी करेंगे में। धन्यवाद, ध्यान रखिए।